नमस्कार, मैं जयवीर सिंह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जयवीर सिंह में। आज के वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 समझेंगे, जो कि भाग 3 में दिया गया है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट, जिन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं, मूल अधिकारों के बारे में वर्णन करता है। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे और देखेंगे डिटेल रूप में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 क्या कहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मूल संविधान में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 प्रकार के ही फंडामेंटल राइट मौजूद हैं। आगे इस बात की हम जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो कि संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल अधिकार था, उसे हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार से जब 7 में से एक मूल अधिकार यानी कि संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणियों से बाहर कर दिया जाता है, तो वर्तमान समय में भाग 3 में 6 ही प्रकार के मूल अधिकार बचते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्रम बाई क्रम देखेंगे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, ये धीरे धीरे हम देखेंगे। लेकिन आज का जो विषय होगा, आज होगा भारतीय संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 12 क्या कहता है। तो हम जान लेते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। तो सर्वप्रथम आइए पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 क्या कहता है। इसमें लिखा है कि इस भाग में, किस भाग में, यानी भाग 3 में, किस भाग में, इस भाग में मतलब भाग 3 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत, अब ये बता रहा है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा। भारत की सरकार, पहला भारत की सरकार और संसद। दूसरा, अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि राज्य के अंदर क्या क्या आएगा। भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार। क्या राज्यों में से प्रत्येक राज्य की मतलब सरकार का मतलब है जहां जहां विधानसभा है या विधानमंडल है, वहां की राज्य सरकार है। और विधानमंडल यानी कि जिन जिन स्टेटों में विधानमंडल है, उनकी बात कर रहा है कि उन्हें राज्य समझा जाएगा। तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और प्राधिकारी राज्य समझे जाएंगे। अर्थात अनुच्छेद 12 में यह कहा गया है कि किन किन को राज्य समझा जाएगा, या राज्य की कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से भी अधिकारी हैं या कौन कौन सी संस्था है, या राज्य किसे माना जाएगा। यह अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि राज्य किसे माना जाएगा। तो हम जब इस अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक बात यहां निकल कर आती है कि भारत की सरकार और संसद। भारत की सरकार मतलब संघ की सरकार, भारत की सरकार और संसद। दूसरा, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, जैसे हमारे यहाँ जो राज्य की संख्या है ना 28, उनमें से प्रत्येक राज्य की सरकार या यूनियन टेरिटरी जहां भी राज्य सरकार है, उनकी सरकार, राज्य की सरकार। और विधानमंडल, जिन जिन राज्यों में विधानमंडल है, उनको भी राज्य समझा जाएगा। तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यानी कि भारत की जो बाउंड्री है, उस जितना भी क्षेत्र भारत की बाउंड्री के अंतर्गत आता है, या भारत सरकार के नियंत्रण में जितने भी स्थानीय मतलब लोकल बॉडी, जितनी भी लोकल बॉडीज हैं या अन्य प्राधिकारी हैं,
जो कि भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के साथ काम करते हैं, उन्हें राज्य समझा जाएगा। इतना क्लियर। तो चलिए थोड़ा इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं हम, और कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है ये हम थोड़ा डिटेल में से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा गया था कि भारत की सरकार, यानी राज्य कौन होगा, किसको राज्य कहेंगे, भारत की सरकार और संसद। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि भारत की सरकार और संसद क्या है, इसे राज्य समझा जाएगा, ठीक है। भारत की सरकार और संसद, इसे राज्य समझा जाएगा। दूसरा में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की सरकारें और क्या, विधानमंडल, और तीसरा क्या कहते हैं कि जितने भी भारत के क्षेत्र के भीतर जितने भी लोकल जो बॉडी है उन्हें भी क्या समझा जाएगा, राज्य। और चौथा कहता है जो भारत क्षेत्र के जो अन्य अधिकारी हैं, जो अन्य अधिकारी हैं, उन्हें भी राज्य ही समझा जाएगा। तो भारत की सरकार में क्या क्या आ जाएगा, जैसे भारत की सरकार में ये कैबिनेट, मंत्रिमंडल, मंत्री, इन्हें भी राज्य ही समझा जाएगा। जितने भी सरकारी विभाग हैं इन्हें भी राज्य ही समझा जाएगा। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं भारत सरकार के, इन्हें भी राज्य समझा जाएगा। प्रधानमंत्री को भी राज्य ही समझा जाएगा, या इनके लिए जो अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं उन्हें भी राज्य समझा जाएगा। जैसा अब कहा गया कि संसद को भी राज्य समझा जाएगा, तो भारत की संसद आपको पता है कि प्रेसिडेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लोकसभा और राज्यसभा को भी राज्य समझा जाएगा। और इसके अंतर्गत जितने भी समितियां होंगी लोकसभा की, जितनी भी राज्यसभा की समितियां होंगी, जितने भी लोकसभा के अधिकारी होंगे, जितने भी राज्यसभा के अधिकारी होंगे, इन सबको राज्य समझा जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की सरकारें, प्रत्येक राज्य की जो सरकारें हैं उन्हें भी राज्य समझा जाएगा। यानी कि जैसे कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री, जिस राज्य के अंतर्गत जो भी सरकारी विभाग होंगे उन्हें भी राज्य ही समझा जाएगा। अब देखो यहाँ स्पष्ट लिख दिया है कि संसद और विधानमंडल, संसद को भी राज्य समझा जाएगा और विधानमंडल को भी राज्य समझा जाएगा। यानी कि जिसने भी संविधान बनाया है उसे इस रूप में सजाया है कि पढ़ने वाला बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसलिए जो संस्था है सेंट्रल लेवल पर, तो उसे संसद नाम दे दिया, और जो राज्यों के लिए बनाई गई है उसे विधानमंडल नाम दे दिया गया। तो यानी कि जितने भी विधानमंडल है उनको भी राज्य ही समझा जाएगा। और विधानमंडल के अंतर्गत जैसे आप पता है आपको क्या होते हैं, राज्यपाल, गवर्नर प्लस विधानसभा प्लस जहां जहां विधान परिषद है उन्हें भी राज्य ही समझा जाएगा। इतना क्लियर। और जितने भी इसके अंतर्गत जितनी भी चाहे वो समितियां हो, चाहे वो सभा हो, चाहे वो कोई भी विधानसभा या विधान परिषद के अंतर्गत चाहे वो कार्यालय हो, इन सबको भी राज्य ही समझा जाता है। आगे कहा गया है कि भारत क्षेत्र के अंतर्गत
सभी लोकल बॉडी भी राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो सभी लोकल बॉडी का मतलब होता है, तो सभी लोकल बॉडी का मतलब होता है कि जैसे नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, क्या होता है, सभी लोकल बॉडीज भी क्या समझी जाएंगी, राज्य समझी जाएंगी। जैसे क्या है, पंचायतें, नगर पालिकाएं, पंचायतें, नगर पालिकाएं, इन्हें भी क्या, इन्हें भी राज्य समझा जाएगा। और जैसे जिला बोर्ड, पंचायतें, नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, इन्हें भी राज्य समझा जाएगा। इसी में आ जाते हैं जैसे कोई भी अगर सुधार ट्रस्ट हो, सुधार ट्रस्ट आदि, वो सुधार ट्रस्ट हो, जितने भी सुधार ट्रस्ट होंगे इसमें लोकल बॉडीज के अंतर्गत आ जाएंगे। इन्हें भी राज्य ही समझा जाता है अनुच्छेद 12 के अनुसार। और फिर पंचायतों में हम देखते हैं कि पंचायतों में चाहे वो ग्राम पंचायतें हों, चाहे वो जिला पंचायतें हों, चाहे वो मंडल पंचायतें हों, ये सारी लोकल बॉडी के अंतर्गत आती हैं। और लोकल बॉडी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य समझी जाएंगी। इसी प्रकार नगर पालिकाएं भी राज्य समझी जाती हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर पालिका हो, फिर चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका, नगर निगम, या फिर आपका नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायतें हों, क्या है, नगर पंचायतें हों, ये भी राज्य ही समझी जाएंगी। और जिला बोर्ड को भी राज्य ही समझा जाता है। इस प्रकार की हमने जाना कि भारत सरकार और संसद, राज्य की सभी स्थानीय राज्य सरकारें और विधानमंडल, साथ ही साथ लोकल बॉडी चाहे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट, इन्हें राज्य समझा जाएगा। ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतें, जिला पंचायतें, मंडल पंचायतें, इन्हें राज्य समझा जाता है। नगर पालिकाओं में नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों को भी राज्य समझा जाता है। जिला बोर्ड को भी राज्य समझा जाता है। सुधार ट्रस्ट बोर्ड को भी राज्य समझा जाता है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 कहता है कि जो भी ऐसी संस्थाएं हो जो वैधानिक हो या गैर सांविधिक संस्थाएं हो, उन्हें भी राज्य समझा जाता है। और भारत के भीतर सभी स्थानीय और अन्य अथॉरिटी जितनी भी हैं उन्हें भी राज्य समझा जाता है। और भारत सरकार के अंतर्गत जितनी भी जैसे PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, इन्हें भी जैसे LIC हुआ, LIC, ठीक है, ONGC, इन्हें भी राज्य ही समझा जाता है। जैसे कि भी हाल का एक ताजा मामला ले लेते हैं कि BCCI को राज्य के दायरे के अंतर्गत सन 2019 से कर दिया गया है। इससे पहले BCCI जो कि राज्य की परिभाषा से था, राज्य नहीं समझा जाता था BCCI को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला दिया कि जो भी प्राइवेट कंपनी हो जो सरकार के साथ या सरकार के लिए कार्य करती है, उसे भी राज्य समझा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी जैसे कोई दुकान है, हमारा कोई होटल है या परचूनी की दुकान है, तो ऐसा नहीं है कि उसे भी राज्य समझा जाएगा। क्यों नहीं समझा? कि उसके लिए कोई हमारे लिए ऐसा जरूरी नहीं होगा। अगर हमारी पर्टिकुलर दुकान है तो हम किसी के मूल अधिकारों का अपनी दुकान में ध्यान रखें। यानी कि ऐसा कि दुकान हमें खोलना है, ऐसा कुछ है नहीं। हम जब चाहे जब बंद कर दें, ये हमारा राइट है, जब चाहे जब खोल दें। लेकिन अगर कोई सरकार के लिए या सरकार के साथ या सरकार से सहायता प्राप्त कोई भी कारखाना हो, कोई उद्योग धंधा हो, कोई भी कंपनी हो, अगर वो सरकार से कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, सरकार उसे सहायता देती है, तो वह राज्य समझी जाएगी। इस प्रकार हमने राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में समझी। एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि राज्य किसे समझा जाएगा।
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और यह स्पष्ट करता है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो ये स्पष्ट करता है कि भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी राज्य की सरकारों और विधानमंडल, साथ ही साथ लोकल बॉडीज और ऐसी संस्थाएं जो सहायता प्राप्त हैं सरकारी या सरकार के लिए कार्य करती हैं, सरकार के साथ कार्य करती हैं, उन्हें भी क्या समझा जाएगा, राज्य समझा जाएगा। या फिर सभी सरकारी कर्मचारी जो जो भारत सरकार के अंग हैं उन्हें भी राज्य ही समझा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं अनुच्छेद 13 पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसी विधि वो शून्य समझी जाएगी जो मूल अधिकारों को छीनती हो। तो इतना ध्यान रखना कि अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों की गारंटी देती है, अर्थात यह गारंटी देती है कोई भी आपके मूल अधिकार को छीन नहीं सकता है। यह अनुच्छेद 13 में इस बात की गारंटी दी गई है और ये कहा गया है कि कोई भी सरकार ऐसा नियम और कानून पारित नहीं करेगी जो कि मूल अधिकारों को छीनता हो या मूल अधिकारों को कम करता हो या उन्हें उनका अल्पीकरण करता हो। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। और जब गारंटी अनुच्छेद 13 ने प्रदान कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। अर्थात स्पष्ट रूप से आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून पारित नहीं होगा जो मूल अधिकारों को अल्पीकरण करती हो या न्यून करती हो या फिर मूल अधिकारों को छीनती हो। और अगर यदि ऐसा कोई कानून पारित होता है तो वह कानून असंवैधानिक माना जाएगा या उसका वह भाग असंवैधानिक माना जाएगा या वह शब्द असंवैधानिक माना जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत यानी कि मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता हो। ठीक है, साथ ही साथ में अनुच्छेद 13 ने यह घोषणा करती है कि अगर ऐसे जैसे कोई विधि है, 1950 को संविधान लागू हुआ, उससे पहले अगर कोई ऐसी विधि है जो चलन में है और जो अभी तक वर्तमान में चलन में है, तो जैसे सती प्रथा है। सती प्रथा क्या है, व्यक्तियों के मूल अधिकारों को छीनती थी। ठीक है, तो इसलिए यह मूल अधिकारों को छीनती थी, इसलिए सती प्रथा को क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया था पहले ही और वर्तमान समय में भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। जैसे 3 तलाक है, 3 तलाक में क्या है कि 3 तलाक बिद्दत जो था वो क्या करता था कि किसी मतलब एक व्यक्ति ही है ना, किसी के मूल अधिकारों को छीना जा रहा था कि तलाक 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 कह दिया, इसके बाद क्या है कि रिश्ता खत्म, संबंध शादी का विच्छेद। लेकिन क्या है कि यह किसी के व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीनता था। एक ऐसी विधि थी जो संविधान लागू होने के बाद भी कार्यरत थी, तो इसलिए इसे खत्म कर दिया गया क्योंकि यह मूल अधिकारों को छीनती थी। तो अनुच्छेद 13 घोषणा करता है कि अगर ऐसी कोई विधि है जो संविधान लागू होने से पहले वर्तमान में कार्यरत है और वह मूल अधिकारों को छीनती है, तो वह विधि नहीं मानी जाएगी, यानी कि उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा या उसे खत्म कर दिया जाएगा। या फिर ऐसी कोई विधि है जो संविधान लागू होने के बाद से लागू हुई है और अगर वह मूल अधिकारों को छीनती है तो ऐसी विधि भी क्या होगी, असंवैधानिक घोषित कर दी जाएगी और ऐसी विधि नहीं मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अनुसार आर्टिकल 13 यह भी घोषणा करता है कि भारत में कोई भी अगर ऐसी प्रथा है, ऐसा कानून है जिसमें यह शक्ति है कि कानून रखने वाली कोई शक्ति है, तो उसे फिर क्या वह प्रथा या उपयोग, अगर वह प्रथा वर्तमान समय में चलन में है और मूल अधिकारों से असंगत नहीं है तो वह प्रथा चलन में रहेगी। ठीक है, अब आगे अनुच्छेद 13 घोषणा करता है कि कई बार एक प्रश्न आता है, क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 के तहत संविधान संशोधन एक कानून है?
क्या संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून है? ऐसा क्या संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून है? तो इसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 13 के तहत संवैधानिक संशोधन एक कानून नहीं है। इसे इसलिए अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत है। अगर चाहें कि संविधान संशोधन वाला जो भाग है उसे उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन है वह एक अनुच्छेद 13 के तहत एक कानून नहीं है। यानी कोई ऐसा नहीं है कोई चला जाए कि नहीं इसमें संशोधन कर दिया तो संविधान संशोधन भी एक फंडामेंटल राइट है और इसलिए इसका संशोधन नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज हमने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को क्रम बाय क्रम समझा कि अनुच्छेद 12 क्या होता है। अनुच्छेद 12 में स्पष्ट राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 में है बताया गया कि कोई भी विधि अगर जो मूल अधिकारों को छीनती है, न्यून मतलब कम करती है या मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती है, तो वह उस मात्रा का मतलब है वह विधि जो शब्द जो लाइन अगर मूल अधिकारों से असंगत है या पूरा का पूरा कानून ही अगर मूल अधिकारों से असंगत है तो उस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ साथ में यह कहता है कोई ऐसी विधि है जो संविधान लागू होने से पहले बनाई गई थी और वर्तमान में लागू है लेकिन मूल अधिकारों से संगत है, यानी मेल खाती है, तो वह विधि असंवैधानिक घोषित नहीं की जाएगी अगर उसमें कानून की कोई शक्ति है, प्रथा की कोई शक्ति है। लेकिन अगर कोई विधि ऐसी है कि जो कानून जो संविधान लागू हो गया उसके बाद से लागू हुई और मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि शून्य घोषित कर दी जाएगी, यानी उस विधि को असंवैधानिक माना जाएगा, उस विधि को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज अनुच्छेद 12 और 13 हमने डिटेल में समझे। इसी प्रकार की डिटेल बाय डिटेल आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से लेके जो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अनुच्छेद तक आगे देखेंगे कितने। 14, 15 तो जरूर पढ़ाएंगे, यानी कि पर डे एक अनुच्छेद या 2 अनुच्छेद हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी समझ और भारतीय संविधान के लिए एक समझ डेवलप हो सके और विकसित हो सके। जय हिंद, जय भारत।